हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी जो भारतीय संविधान की तीसरी क्लास है, इससे पहले ऑलरेडी 2 क्लासें हो चुकी हैं जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे देंगे जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो मेरे जितने भी एसएससी जीडी के योद्धा हैं वो क्लास को धमाकेदार तरीके से शेयर और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। तो जी हाँ मेरे एसएससी जीडी की योद्धा, चलते हैं आज की जो धमाकेदार संविधान की क्लास है उसे स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कल जहाँ से स्टार्ट किए थे, यानी कल जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्या, संविधान की प्रस्तावना। क्या संविधान की प्रस्तावना कल पढ़ रहे थे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम लाजवाब कल पढ़ा गया था क्या, संविधान की प्रस्तावना। तो मेरे जितने भी एसएससी जीडी के योद्धा हैं वो सभी तैयार हो जाइए और इसके बाद आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी संविधान की क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी नोट्स निकालिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, जिससे ये होगा कि आपकी एक हैबिट बनेगी ऑनलाइन पढ़ने की। और अगर आप अभी तक वीडियो देखते आए हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता, आप लोग अपनी नोट्स निकालिए और मेरे साथ लिखिए। और अब की बार एसएससी जीडी पार, मेरा स्लोगन क्या होना चाहिए, अब की बार एसएससी जीडी पार। मेरे जितने भी योद्धा हैं सब आ जाएं और क्लास को अपने सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो आते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, जितना मैं बोर्ड पर लिखता हूँ ऐड इट इज वैसे ही आपको पीडीएफ मैं गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग जल्द से जल्द गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने पूरी जो प्रस्तावना थी उसको समाप्त कर लिया था। क्या कल प्रस्तावना को समाप्त कर लिया गया था। तो आज आगे चलते हैं, प्रस्तावना को शुरू करते हैं, जिसमें आज हमको आपको बताना है कि जो प्रस्तावना में मेन शब्द दिए गए हैं, क्या जो प्रस्तावना में मेन यानी प्रमुख शब्द दिए गए हैं उनके बारे में समझना है। तो आपने एक इंडिकेट किया होगा, क्या एक शब्द उसमें लिखा था लोकतंत्र। क्या लोकतंत्र, तो आप पहले अपनी नोट्स में लिखिएगा क्या लोकतंत्र। तो हमको पहले समझना है क्या लोकतंत्र, लोकतंत्र हमें समझना है लोकतंत्र के बारे में। तो क्या समझते हैं आप लोग लोकतंत्र से, हमें जवाब आना चाहिए। मेरे जितने भी योद्धा हैं एसएससी जीडी के सभी एकदम अपना माइंड कंसंट्रेट कीजिए और मेरे साथ देखते चलिए आप लोग बोर्ड पर। तो लोकतंत्र का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें होता है जनता का शासन। क्या लोकतंत्र का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए, लोकतंत्र का अगर आपसे अर्थ पूछा जाता है तो अर्थ लोकतंत्र का क्या होता है, जनता का शासन। क्या जनता का शासन, यानी लोकतंत्र का अर्थ होता है क्या, जनता का शासन। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर यानी क्या होता है, जनता का शासन होता है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य या देश है। अगर आप लोग एक पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर आप भारत की तुलना करेंगे तो वहाँ पर भारत एक देश नहीं बल्कि एक राज्य के रूप में इंडिकेट किया जाता है। क्या भारत एक देश नहीं बल्कि एक राज्य के रूप में इंडिकेट किया जाता है। तो लिखिएगा, जो भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि कैसा लोकतंत्र है, लोकतंत्र कैसा, लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्या लोकतंत्र अगर आपसे पूछा जाए तो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। कौन एक, पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। तो मेरे सारे योद्धा बोर्ड पर ध्यान दें कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है तो आप लोगों का तुरंत ही आंसर आना चाहिए, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठा होगा, क्या कि 2 प्रकार के लोकतंत्र में भारत में कौन सा लोकतंत्र है।
सोचने की बात है ना कि भारत में कैसा लोकतंत्र, तो आप लोग क्या लिखिएगा, भारत में, मेरे साथ अपनी नोट्स में लिखिए, भारत में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। क्या भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो जो अप्रत्यक्ष है, ये भारत में अप्रत्यक्ष, भारत में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि, भारत में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, मेरे सारे जो एसएससी जीडी के योद्धा हैं उनका तुरंत ही आंसर आना चाहिए कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या इसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, क्या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग लोकतंत्र को समझा होगा। और उसके बाद आपको एक शब्द और समझना है, क्या, गणतंत्र। जो ये गणतंत्र शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, तो आप लोग अब हेडिंग डालिएगा, गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र देश है। क्या, भारत एक गणतंत्र देश है। तो अपनी नोट्स में लिखिएगा, अब हेडिंग बनाकर दूसरा, गणतंत्र। अब हमको क्या समझना है, गणतंत्र। जब गणतंत्र के बारे में समझना है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन, तो भारत गणतंत्र कब बना। आपने सोचा कि भारत गणतंत्र यानी कब बना, तो लिखिएगा, भारत 26 जनवरी 1950 को, भारत 26 जनवरी 1950 को भारत 26 जनवरी 1950 को, भारत 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को गणतंत्र बना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को गणतंत्र बना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत कब गणतंत्र बना, तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए कि भारत 26 जनवरी 1950 को, क्या, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी अभी इसको आपको आगे समझना है कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, क्या, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि यूपीपीसीएस प्री में, क्या, जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसके प्री में पूछा गया क्वेश्चन है कि गणतंत्र का अर्थ क्या है। तो आप लोग लिखिएगा, गणतंत्र का अर्थ, क्या, गणतंत्र का आपसे अर्थ पूछा जाता है तो आप लोग लिखिएगा गणतंत्र का अर्थ, भारत में राष्ट्रपति, क्या, गणतंत्र का अर्थ हुआ यानी जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति निर्वाचित हो, ना कि वंशानुगत। तो लिखिएगा, भारत में राष्ट्रपति का अर्थ होता है कि जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति निर्वाचित हो, ना कि वंशानुगत। तो लिखिएगा, जो भारत है, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। तो लिखिएगा, भारत में राष्ट्रपति का, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यहाँ पर राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति का पद
राष्ट्रपति का पद वंशानुगत नहीं है। जो भारत में राष्ट्रपति का पद है वो वंशानुगत नहीं है। अब वंशानुगत के मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा। वंशानुगत का मतलब हुआ कि जो राष्ट्रपति है उसके बाद उसका बेटा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अगर वो बनता भी है तो वो निर्वाचन विधि के द्वारा ही बन सकता है, ना कि ऐसे कि जो राष्ट्रपति है तुरंत उनके बाद उनका बेटा ही राष्ट्रपति बन जाए। तो ये भारत में संभव नहीं है। क्या ये भारत में संभव नहीं है? हरगिज नहीं हो सकता कि जो अभी राष्ट्रपति है तुरंत उसके बाद उसका बेटा राष्ट्रपति बन जाए। ये ऐसे संभव नहीं है। हो सकता है कि वो निर्वाचन विधि से बन सकता है राष्ट्रपति, लेकिन वंशानुगत तरीके से राष्ट्रपति बनने का प्रावधान भारत में नहीं लिया गया। जैसे ब्रिटेन में है कि जो ब्रिटेन की महारानी है वहाँ उनका पद वंशानुगत है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उसके आगे चलते हैं, आशा करते हैं लिखिएगा। अगर आपसे ये कल हम बता चुके हैं कि जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को मित मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। तो आप लोग आशा करते हैं कि कल की क्लास देखी होगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा। तो आगे चलते हैं, अब समझते हैं क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है। आप लोगों को समझना है क्या, इसको हम मिटाते हैं। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके आगे चलते हैं। अब आपको समझना है क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हमें समझना है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में। तो लिखिएगा अपनी नोट्स में हेडिंग डाल के, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब हमें पढ़ना है क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में। जो भारत है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। क्या जो भारत है वह एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ना कि किसी का गुलाम देश है। क्या भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, ना कि वह किसी का गुलाम है। भारत को जो करना है वो अपनी मर्जी से करेगा, किसी के कहने से भारत कुछ नहीं करता और ना आगे करेगा। और जितने भी मेरे SSC GATE के योद्धा बंधु हैं वो सभी क्लास को कायदे से यानी बहुत बेहतरीन तरीके से शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें। और गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लासें लेकर आ रहा है और जल्द ही आपको जो गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची की तरफ से बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत सारे बेहतरीन टीचर आ रहे हैं जो आपको पूरा, अभी मेरे अलावा और महेंद्र सर के अलावा भी बहुत बेहतरीन टीचर आ रहे हैं। तो आप लोग क्लास को डेली देखते रहिए और पढ़ाई का आनंद उठाते रहिए और अपने साथ नोट्स बनाते रहिए। और इस कोरोना काल में आप लोग घर से कहीं बाहर ना जाइए, ऑनलाइन क्लासें लेते रहें। और गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची आपके लिए बिल्कुल ही ऑफलाइन जैसी क्लासें लेकर आ रहा है, जिसमें आपको साथ साथ नोट्स बनवाया जाएगा और PDF भी दिया जाएगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और अब की बार SSC पार यानी अब की ही बार SSC GD में आपका सिलेक्शन होना चाहिए तो होना चाहिए। आप लोग इसका रटन बांध लीजिए। तो चलते हैं आगे और समझते हैं क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आप लोग लिखिएगा, इसका अगर आपसे अर्थ पूछा जाए तो लिखिएगा, भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या, भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। क्या भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से
पूरी तरह से पूरी तरीके से स्वतंत्र है। पूरी तरीके से लिखिएगा अपनी नोट्स में कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। और लिखिएगा या भारत की विदेश नीतियां स्वतंत्र हैं, या भारत की विदेश नीतियां पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो आप लोग अपनी नोट्स में लिखिएगा कि भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है, या भारत की विदेश नीतियां पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर मुद्दे पर चर्चा देखी होगी, जहां बार बार ये कहा जा रहा था कि ये मेरा आंतरिक मामला है। क्या? जहां बार बार ये कहा जा रहा था कि जो जम्मू कश्मीर है वो मेरा आंतरिक मामला है, इसमें कोई हस्तक्षेप मत करें, ये मेरा मामला है जिसे हम अपनी मर्जी से सुलझाएंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उसी से आप लोग समझिएगा कि जो भारत है वो पूरी तरीके से आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। उसके आगे चलते हैं, लिखते हैं कुछ और। अगर आपसे पूछी जाए कि भारत में कैसी प्रणाली है तो आप लोग आंसर देंगे क्या? भारत में संसदीय प्रणाली है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कैसी प्रणाली है तो आप लोग के आंसर क्या देंगे कि जो भारत है उसमें संसदीय प्रणाली है। भारत में संसदीय प्रणाली है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो संसदीय प्रणाली है वह कहाँ से ली गई है, क्या जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, तो आप लोग आंसर अगर आपसे ये पूछा जाए लिखिएगा कि भारत में जो संसदीय प्रणाली, क्या लिखिएगा संसदीय प्रणाली। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कैसी प्रणाली है तो आप लोग तुरंत ही आंसर मेरे सभी योद्धाओं का आना चाहिए कि भारत में संसदीय प्रणाली है। देखिए संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। आपसे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि भारत में कैसी प्रणाली है, तो आपको बताना है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। क्या भारत में संसदीय प्रणाली है? और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो संसदीय प्रणाली है वह कहाँ से ली गई है, तो आप लोग बताइएगा कि जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन यानी इंग्लैंड से ली गई है। उसके आगे लिखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भारत में विधायिका और कार्यपालिका है वो कैसे हैं, तो आप लोग इसके नीचे लिखिएगा विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि विधायिका और कार्यपालिका कैसे, तो लिखिएगा विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका मिले हुए हैं। क्या विधायिका और कार्यपालिका मिले हुए हैं? तो आप लोगों को एक क्वेश्चन और समझना है कि विधायिका और कार्यपालिका क्या होती हैं। तुरंत ही आप अगर पढ़ते हैं तो आपके माइंड में तुरंत ही एक क्वेश्चन उठा होगा कि जो विधायिका होती है और कार्यपालिका, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधायिका और कार्यपालिका मिले हुए, यानी जो सदस्य विधायिका के हैं वही सदस्य कार्यपालिका के भी हैं। क्या जो सदस्य विधायिका के हैं वही सदस्य कार्यपालिका के भी हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में जो विधायिका है और कार्यपालिका है वो मिली हुई हैं। तो यहाँ पर जो विधायिका वो विधि बनाने वाली संस्था, जैसे संसद, क्या
विधायिका यानी विधि बनाने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। क्या? विधि बनाने वाली संस्था को विधायिका कहा जाता है। जैसे संसद, और वहाँ पर जो कार्यपालिका होती है वो, जैसे जो विधायिका ने कानून बना दिया वो कैसे लागू होगा, वो किसका काम है? वो कार्यपालिका का काम है। और आगे लिखिएगा, या विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। भारत में अगर आपसे पूछा जाए, इसके आगे लिखिएगा, या विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। जो भारत में विधायिका है वो कार्यपालिका के प्रति, यानी क्या अगर आपसे पूछा जाए कि विधायिका किसके प्रति उत्तरदायी है तो आप लोगों को तुरंत ही आंसर देना है। मेरे सारे जितने भी एसएससी जीडी के योद्धा हैं उनका तुरंत ही आंसर आना चाहिए कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति, सॉरी माय मिस्टेक, विधायिका नहीं, आपसे मैंने ये गलत लिख दिया, थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, आपके फ्लो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ लिखिएगा क्या, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधायिका, अब सही हुआ क्या, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, माय मिस्टेक, यानी आपके फ्लो में थोड़ा सा कुछ गलत निकल गया तो उसे माफ़ कीजिएगा। चलते हैं आगे, वहाँ पर लिखिएगा जो कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। क्या? जो कार्यपालिका है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। या और आगे लिखिएगा, जो मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा की, अगर आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते का कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। क्या? कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी। अगर आपसे पूछा जाए विधायिका और कार्यपालिका कैसे हैं तो आप लोगों को आंसर देना है विधायिका और कार्यपालिका आपस में मिले हुए हैं। उसके आगे लिखिएगा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लिखिएगा जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद लोकसभा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। उसके आगे लिखिएगा मंत्रिपरिषद, अगर आपसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है तो आप लोगों को आंसर तुरंत ही देना है। मेरे जितने भी एसएससी जीडी के योद्धा हैं उनका तुरंत ही आंसर आना चाहिए कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा, क्या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। उसके आगे लिखिएगा प्रस्तावना में एक शब्द और आपको यानी याद रखना चाहिए जो बहुत ही बार पूछा गया है। क्या? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्या? जो समानता शब्द है, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहाँ से लिए गए हैं? आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया तो इधर लिखिएगा क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ से लिए गए हैं तो इन्हें आपको आंसर बनाना है। ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये करके याद करिएगा। क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द कहाँ से लिए गए हैं तो आपको बताना है कि फ्रांस से लिए गए हैं। अब आपको एक क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं। क्या? होमवर्क का क्वेश्चन है कि जो
फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। आप लोग क्वेश्चन अपने नोट्सबुक में लिखिएगा, क्या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, इसे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। तो चलते हैं आगे, लेकिन आप उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो बाद में बना लीजिएगा। और दोस्तों, क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। और बहुत ही अच्छे और धमाकेदार तरीके से क्लास को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएँ, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऐसे ही मिलते रहें और आप क्लास को देखते रहें। तो आगे लिखिएगा, अपनी नोट्स में लिखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना में कैसी समानता है। आप लोग लिखिएगा, क्या संविधान की प्रस्तावना में कैसी समानता है। तो आप लोग हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो संविधान की प्रस्तावना उसमें कैसी समानताओं का वर्णन किया गया है। तो हम आप लोगों का आंसर कमेंट बॉक्स में देखना चाहते हैं। कल हम आपको ये पढ़ाए थे कि कितने प्रकार की समानताओं का हमने कल आपको बताया था कि जो संविधान की प्रस्तावना उसमें 2 प्रकार की समानताओं के वर्णन मिलता है। तो वो 2 प्रकार की समानता कौन कौन है, आप लोग आंसर में बताइए। अगर आप ने कल की क्लास सही से देखी होगी तो आपका आंसर आ रहा होगा, क्या प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आंसर होगा प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और उसके आगे कल हम आपको ये भी बताए थे कि जो बंधुत्व है, क्या संविधान की प्रस्तावना में कौन सा बंधुत्व की चर्चा मिलती है। तो आप लोग लिखिएगा बंधुत्व। बंधुत्व में लिखिएगा यानी भाईचारा, क्या भाईचारा। बंधुत्व में लिखिएगा भाईचारा। और उसके आगे चलते क्या लिखिएगा, एक से एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है बहुत ही बार कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो मूल संविधान था उसकी प्रस्तावना में नहीं थे। क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। तो इन्हें कब जोड़ा गया। तो आप लोगों को लिखिएगा, क्या समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़े गए। प्रस्तावना में कब जोड़े गए। तो आपका आंसर आना चाहिए। मेरे जितने भी योद्धा हैं एसएससी जीडी के, वो तुरंत ही आंसर देंगे। क्या 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसके लिए। क्या 42वां संविधान संशोधन यानी 422, क्या 42 CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 में। इसी के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। क्या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द आपसे पूछा जाता है, बहुत ही बार पूछा गया है। तो आप लोग इसे भूलिएगा मत। और उसके आगे लिखिएगा, आपसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मेन है आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाएगा। हम वही की उसी चीज़ की आपको
बता रहे हैं। बाकी इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं बताया जाएगा जो आपके लिए मात्र बर्डन हो यानी लोड हो। आपको सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा यहाँ पर जिसकी एसएससी जीडी में पूछे जाने की 100% संभावना है। इसमें हम उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए जो क्लास है ओनली और ओनली हम एसएससी जीडी के स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं। तो आपको वही से पढ़ाया जाएगा जो 100% जिसकी रिक्वायरमेंट है एसएससी जीडी के लिए। तो आप लोग एक से एक क्वेश्चन और पूछा गया एसएससी जीडी के पेपर में, क्या किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। आप लोगों से क्वेश्चन एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। तो आप लोग लिखिएगा मेरे साथ अपनी नोट्स में। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप इसे क्वेश्चन के फॉर्म में ही याद करिएगा। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। तो आप लोग आंसर दीजिए अगर आपको पता है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। तो आप लोग अगर पता है आपको तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो देखिए बोर्ड पर आंसर होगा इसका क्या, आंसर इनरी बेरुबारी। क्या इनरी बेरुबारी, इनरी बेरुबारी का मामला था, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या कि प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है। तो आप लोग आंसर बताइए अगर आपको पता है कि जो प्रस्तावना की भाषा है वह किस देश से ली गई है। तो लिखिएगा क्या प्रस्तावना की भाषा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है और एक पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार, क्या प्रस्तावना का विचार। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में। मेरे सारे योद्धा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर दीजिए, बहुत ही बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। अगर आप बता रहे हैं कि प्रस्तावना का जो भाषा है, जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलते हैं आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसका भी आंसर इसी तरीके से बताइए, धमाकेदार तरीके से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया तो आप लोग तुरंत आंसर देंगे, क्या यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से प्रस्तावना का विचार लिया गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, क्या किस वाद में न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। क्या बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट्स में लिखिएगा। किस वाद में, हम आपको साथ साथ लिखाते हैं, क्या लिखिएगा, किस वाद में न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह किस वाद में न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। क्या प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। तो मेरे जितने भी योद्धा एसएससी जीडी के वो सारे बहुत ही तेज़ी से आंसर दीजिए इसका।
क्या किस वाद में न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? आप लोग तुरंत बताइए। ये आपसे वाद में पूछा जा रहा है। अगर आपसे एक क्वेश्चन और हमने आपको कल बताया था कि किसने संविधान सभा में प्रस्तावना को आत्मा कहा है, तो वहाँ आपका आंसर दूसरा था। वहाँ आपका आंसर था केशवदास भार्गव। क्या? केशवदास भार्गव ने कहा था। तो यहाँ आपको आंसर देना होगा क्या? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में किसने? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, ये एक मामला आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज का। इसी में न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने क्या? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज के मामले में न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने जो संविधान था उसकी जो क्या प्रस्तावना को, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों, अब मेरी आज प्रस्तावना ख़त्म होती है। तो कल से हम आपको भाग 1 से, यानी भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और राज्य क्षेत्र। क्या? भाग 1 में हमको पढ़ना संघ और राज्य क्षेत्र, उसके बाद भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में DPSP यानी राज्य के राजनीति निदेशक तत्व, और भाग 4 का में मूल कर्तव्य, और भाग 5 में संघ, और भाग 6 में राज्य यानी ऑल इन वन। लगभग अब हमें 3 क्लासें हो गई हैं, ऑलमोस्ट 30 क्लासें और करनी है, जिसमें आपको इतना मैं संविधान करवा दूंगा कि उतना पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इतनी विस्तृत तरीके से और नोट्स साथ साथ बनवाते हुए। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, और अपने घर वालों और सगे संबंधियों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर अवश्य बताना कि आज की क्लास कैसी थी, और अगर क्लास में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। आप लोगों के सभी कमेंट पढ़े जाते हैं, जहां पर आपको जो भी दिक्कत होगी उसका सलूशन बताया जाएगा। अगर क्लास संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो बताना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।